तो हठ योग जो है वो कुछ सिद्धांतों को फॉलो करता है, कुछ नियमों को फॉलो करता है और उन्हीं सिद्धांतों और नियमों के अनुसार चलता हुआ अपने उद्देश्य तक पहुंचता है। अगर मूल विषय की बात की जाए तो हठ शब्द जो है वो बेसिकली, अभी लिखिएगा नहीं, अभी लिखवाऊंगा मैं आपको बकायदा, अभी समझ लीजिए। हठ शब्द जो है वो बेसिकली दो शब्दों से मिलके बनना है, ह एंड ठ। अच्छा, शायर, अगर आप शास्त्रों का अवलोकन करें, जितने भी आपके शास्त्र हैं, जितनी भी किताबें हैं, योग या अन्य किसी भी विषय से संबंधित, तो ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि दो अक्षरों में पूरा शास्त्र सन्निहित है। दो अक्षरों में, और ठ में ही पूरा शास्त्र है हठ योग जो है। बाकी अन्य लगभग लगभग कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जो सिर्फ दो अपने अक्षरों में ही अपने समस्त अर्थ को समाहित किए हुए हो। हालांकि कुछ जैसे शाब्दिक अर्थ बहुतों का है, जैसे उपनिषद है ना, उनका शाब्दिक अर्थ है कि प्रश्नोपनिषद यानी प्रश्न से संबंधित उपनिषद, केनो उपनिषद यानी कौन है उससे संबंधित उपनिषद, इस तरीके का उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद यानी ईश्वर से संबंधित उपनिषद, शाब्दिक अर्थ है। ह और ठ जो है, हठ योग जो है वो बहुत विस्तृत अर्थ लिए हुए है स्वयं में। अब बात करते हैं कि आखिर ये ह और ठ का अर्थ क्या हुआ। तो बेसिकली हठ योग ये मानता है कि हमारे शरीर में एक शक्ति है, जो शक्ति हमसे कुछ भी करवा सकती है, इवन हमें उड़ा सकती है, डूबने से बचा सकती है, यहाँ पे अंतर ध्यान कर सकती है यानी मिस्टर इंडिया बना सकती है, कुछ भी कर सकती है। हमारे शरीर में ये शक्ति, हम कुछ भी उठा सकते हैं, कुछ भी गिरा सकते हैं, बहुत छोटे बन सकते हैं तो बहुत बड़े भी बन सकते हैं। ठीक है, ये शक्ति, इसको क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज सर्कुलर। जो कुंडल का मतलब होता है जो सर्कुलर हो। ठीक है, कुंडली मार के बैठा हुआ है, जैसे नहीं होता कि हमारे राशि में कुंडली मार के बैठा, सांप जो है वो कुंडली मार के बैठता है, यानी गोल होके और फिर बैठता है, कुंडली होके मारना उसको बोलते। तो उसी से संबंधित एक शक्ति है जिसको कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। हठ योग वाले लोग ये मानते हैं कि, क्योंकि देखिए योग का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, वो है समाधि, मोक्ष। कोई भी योग पढ़िए, मंत्र भी पढ़ रहे थे हम लोग, तो मंत्र में जपते 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 ईश्वर प्राप्त करके मोक्ष, भक्ति भी देख रहे थे तो भक्ति याद करते 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 ईश्वर प्राप्त करके मोक्ष। राजयोग भी ऐसा ही है कि मन को अपना कंट्रोल किया 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 किया, चित्त को कंट्रोल किया, मोक्ष। ठीक है, लय योग भी है कि भगवान की भक्ति में अपने आप को इतना रमा दिया कि वो रमते रमते योग है। तंत्र योग में भी है कि विभिन्न तंत्रिकों की साधनाएं करके अपने आप को वो चीज प्राप्त कर ली जिसके आधार पर हम ईश्वरीय सत्ताओं में विलीन हो जाए, समुद्र में बूंद के समान गायब हो जाए। दैट इज कॉल्ड योग। का है, हठ योगी ये सोचते हैं कि क्या दुनियादारी में मंत्र इतना जपना है ना, ज्ञान योग के अनुसार इतना ज्ञान प्राप्त करना, इतनी सारी चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। आपके शरीर में कोई विषय वस्तु है जिसको हमें एक बार बस जगाना है कि जागो, और अगर वो जाग गई तो आपकी बहुत सारी चीजें फिट हो जाएंगी। आपको जो भी इंजॉय करना है, जीवन से संबंधित सारा आनंद आपको मिलेगा, और मोक्ष तो आप जब चाहेंगे तब प्राप्त कर ही लेंगे। अब ये क्या है, इसी को बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति। इसी के जागरण से संबंधित पूरा का पूरा ये विज्ञान है हठ योग का। अब ह और ठ का अर्थ वैज्ञानिकों ने या विद्वानों ने कैसे लगाया वो समझना है। ह का मतलब होता है हकार, ह कार मतलब ह से शुरू होने वाले शब्द, और ठ का मतलब होता है ठकार। अब जब ह का अर्थ देखा जाए तो एक होता है सूर्य, एक होता है चंद्रमा। ह का अर्थ देखा जाए अन्य अन्य उस शैली में तो देखा जाए, हठ का अर्थ होता है पिंगला, और ठ का अर्थ होता है इड़ा, नाड़ी। नाड़ी का मतलब होता है जिससे होके प्राण बह रहा हो। ठीक है, तो पिंगला और इड़ा नाड़ी हो गई। उसके बाद ह का मतलब होता है गर्मी, तो ठ का मतलब होता है ठंडक। मतलब होता है दिन, तो ठ का मतलब होता है रात्रि। ह का मतलब होता है शिव, तो ठ का मतलब होता है शक्ति। ह का मतलब होता है ब्रह्म, तो ठ का मतलब होता है जीव। अब हठ योग का क्या मतलब हुआ फिर? हठ योग का मतलब हुआ कि ये जो ह और ठ के विभिन्न प्रकार है ना, इन दोनों को आपस में मिला दीजिए, और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो देयर इज समथिंग न्यू ओरिएंटेड, कुछ नया बन के आएगा। और वो जो नया बन के आएगा ना, उसके पास वो क्षमता होगी कि जो आपकी कुंडलिनी को जागृत कर सकेगा।
मतलब ये हुआ कि जैसे आप एक बात समझिए कि दो अलग अलग चीजें आपस में मिलाइए, बिल्कुल विपरीत चीजें आपस में मिलाइए जो बिल्कुल अपोजिट हो बाय नेचर, ठीक है। जब उन हम्म। दो चीजों को आप एक में मिलाएंगे तो कुछ नया बन के आ जाएगा, और ये जो नया बन के आएगा यही आपकी क्षमताओं को आगे बढ़ाएगा, आपको हम्म। ताकतवर बनाएगा। जैसे आप चीनी ले लीजिए, तो चीनी को अगर खाती हैं तो उसका एक मिठास है, और नमक को खाती हैं तो उसके अंदर एक अपना अपना स्वाद है। लेकिन जब इन दोनों को अपनी अपनी मात्राओं के अनुरूप मिला देती हैं किसी अन्य विषय वस्तु में, हम्म। पानी में ही आपने मिला दिया, तो जो चीज बन के आएगी, या इनको आपस में मिला दिया, इनका पाउडर बना लिया, और फिर जब आप इसको मिलाएंगी अपने मतलब पानी वगैरह या किसी भी चीज में, तो ये शिकंजी बना के देगा। दैट इज एब्सोल्युटली न्यू थिंग, कुछ नया बन के आएगा। हम्म। ऐसे ही कुंडलिनी के हम्म। साथ में है। कुंडलिनी की जो शक्ति है उसको जागृत करने के लिए सूर्य और चंद्र स्वर को मिलाना पड़ता है, इड़ा और पिंगला को मिलाना पड़ता है, तब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, और फिर उसी मार्ग पे धीरे धीरे आगे बढ़ते चलते चले जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड हठ योग। ये हठ की परिभाषा है। हम्म। अब ये जितना हम्म। आसान दिखा, यानी कि ह और ठ को मिला दिया और कुंडलिनी प्राप्त हो गया, यानी कि मैंने बात की ग्राउंड फ्लोर की, और मैंने आपको बता दिया रिजल्ट कि ये रिजल्ट है। और ये जो ये जानती कौन सा फ्लोर है, ये 100th फ्लोर है, ये 100वां फ्लोर है। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी अपार्टमेंट में चढ़ रही हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि ये लिफ्ट है, इसका ये बटन दबाएंगी ह और ठ का, तो ये आपको कुंडलिनी के पास पहुंचा देगी, और कुंडलिनी 100वें माले पे है, ठीक है। तो हम्म। लिफ्ट से जाने वालों की बात हो गई, आपको जाना बेसिकली सीढ़ियों से है, ठीक है। तो 100 माले की सीढ़ी वो आपकी यात्रा तय कराएगी कि आप हठ योग को कितना जानती हैं, और फिर हठ योग जो है वो अपनी पूर्ण अवस्था में आता है। ऐसे बहुत सारे हठ योगी देखने को मिले हैं। बहुत सारी सिद्धियां इससे प्राप्त की जा सकती हैं। सिद्धियों में बहुत अलग अलग प्रकार है, अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, बहुत सारी सिद्धियां हैं। जैसे लघिमा सिद्धि की मैं बात करता हूँ, तो सुंदरकांड आपने सुना होगा, हनुमान जी का सुंदरकांड है। हम्म। तो उसमें आता है कि सुरसा नाम की एक राक्षसी थी। तो जब हनुमान जी जा रहे थे, हम्म। तो वो बोली कि आज सुरन मोहि दिन हारा, मतलब आज तो देवताओं ने मुझे आहार दे दिया है। उसने बोला, अपने मन में सोचा, और फिर उसने मुंह खोल लिया कि अब ये उड़ता हुआ जो ये बानर आ रहा है, मैं इतना बड़ा, मतलब वो छोटे से होगा, इतना बड़ा मैं मुंह खोल लेती हूँ कि मेरे मुंह में पहुंच जाएगा। हाँ, हम्म। 16 योजन मुख ते ठय हूँ, मतलब 16 योजन बड़ा मुख। 16 योजन का मतलब 1 योजन में लगभग 4, 4.5 या 5 किलोमीटर मान लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। मानिए तो 16 मतलब वो लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर लंबा मुंह उसने अगर खोल लिया है ना। तो पवन तुरंत पवन सुत 32 भय हो, तुरंत जो पवन सुत थे यानी हनुमान जी जो है वो 32 गुना बड़े हो गए, वो 32 योजन के हो गए। 16 योजन मुख ते हम्म। हो, तुरंत पवन सुत 32 भय हो, है ना। 7 योजन ते ही आनन किन्हा, यानी मुंह जो है वो 100 योजन के बराबर कर ली। 7 योजन यानी 100 योजन के बराबर उसने मुंह कर लिया। अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा, तो पवन सुत क्या किए, तुरंत छोटे से रूप को ले लिए। हैं? तो 7 योजन ते ही आनन किन्ना अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा, हैं? मतलब तुरंत छोटे से बन गए। तो ये बड़ा और छोटा होना उनको कैसे आता था हनुमान जी को, ये वही सिद्धियां हैं जिन सिद्धियों की मैं बात कर रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड अरिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, और ऐसी 9 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, अष्ट सिद्धियां होती हैं, 9 सिद्धियां होती हैं। तो जिसका जैसा जैसा है सारी सिद्धियां, तो वो हठ योग से प्राप्त किया जाता है। आप देखिए, जब वो माता सीता के आसपास अशोक वाटिका में घूम रहे हैं, तो छोटे से बन के घूम रहे हैं, है ना, ताकि किसी की नजर में ना आए। हम्म। और दरवाजे के नीचे से बिल्कुल मक्खी के समान बन के उसका, और इतने छोटे हो गए कि सुरसा के मुंह में से घुस के कान में से निकल गए हैं। तो वो हम्म। बहुत बुद्धिमान हो तुम, ये अपनी सिद्धियों का सही प्रयोग कर पा रहे हो। तो ये सारी सिद्धियां अब भी। मेरे को एक क्वेश्चन है। अगर जैसे हम कोई भी योग करते हैं, हठा योग या अष्टांगा, जैसे नॉर्मल लोग कर रहे हैं, तो वो दिन में 1 घंटा अपना योग कर रहे हैं, तो उसमें भी वो अपनी नाड़ी ओपन कर सकते हैं, या मतलब जैसे चक्रास होते हैं वो ओपन कर सकते हैं जब विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, वो जस्ट वो कर रहे हैं 1 घंटे का? नहीं 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 नहीं, ये नहीं। इसके विषय में उपनिषद एक बात कहते हैं। उपनिषदों में ये ज्ञान है कि जब तक आप चैतन्य होके किसी चीज को हम्म। नहीं प्रयोग करते हैं, तब तक वो आपके किसी कार्य का नहीं रहता है। चैतन्य होना बड़ा जरूरी है, हम्म। यानी कि
यू आर फोकस्ड अबाउट, ऐसा नहीं कि जैसे परीक्षा पढ़ाई 12वीं की कर ली और पढ़ रहे हैं कुछ भी, बस सारे जितने फॉर्म्स आए जा रहे हैं भरते जा रहे हैं भरते जा रहे हैं, जिसमें नौकरी लग जाए, और जब नौकरी लग जाए तो बोले मैं यही कर रहा था, है ना। आपको 12वीं क्लास अब में जैसे रामदेव जी आसन करवाते हैं, हम्म, तो लोगों का दिमाग आप देखोगे कहीं और होता है, वो बस वो कर रहे होते हैं, हाँ, तो उसका इफेक्ट होता है लोगों को। मैं आपको बताता हूँ इफेक्ट आजकल क्या है ना, इफेक्ट के नाम पे सिर्फ शारीरिक इफेक्ट को खोजा जा रहा है। मैं अभी ना एक रिसर्च पेपर हम्म, लिख रहा था, मैं आपको भी दिखाता हूँ, है ना। अभी अभी हम्म, जस्ट अभी टाइप ही कर रहा था, अभी आपकी क्लास से पहले, थोड़ी देर पहले। ये देखिए, है ना। तो ये मेरा एक, हम्म। मतलब मैंने अभी हेडिंग सारी लिखी है, इसमें है अच्छा। इंट्रोडक्शन टू अष्टांगा हठा राजा, फिर रिव्यू लिटरेचर, हम्म, डेफिनेशंस, टाइप ऑफ रिसर्च। इसमें मैंने एक लाइन लिखी है, अभी आपको दिखाता हूँ, इंट्रोडक्शन हम्म, पढ़िए आप। दिस रिसर्च पेपर introduces yoga beyond spirituality. ठीक है। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस वेरियस बिजनेस मॉड्यूल्स ऑफ योगा विद प्रॉपर रिसर्च एंड आवर फाइंडिंग बेस्ड ऑन एम्पिरिकल रिसर्च। एट प्रेजेंट योगा बिजनेस मार्केट इज मल्टी बिलियन मार्केट। ठीक है। इस बात को मैं लिख के यहाँ लिखता हूँ आगे, अ वर्ड दैट shook the entire yoga industry was given by गीता, व्यवसायित्मिका हम्म, बुद्धि। मेरा इंट्रोडक्शन यहीं से हम्म, शुरू। एवरीवन हम्म, बिजनेस माइंड, सब जो है ना वो बिजनेस माइंड से चल रहे हैं। अभी ये आगे अभी बस 2 ही 3 पन्ना लिख ही रहा था, आज आज ही शुरू किया मैंने ये लिखना, है ना। तो कहने अच्छा। का मतलब ये है कि बिजनेस माइंड जो है व्यक्ति को, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार मैं एक सोसाइटी में जाया करता था योगा कराने, सन 2016 में। तो उसका जो गार्ड था हम्म, उसका पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ था। तो वो ना डेली लिखता हम्म, था, एंट्री होती है सोसाइटीज में, तो वो मेरे बारे में डेली लिखता था कि आगे गए आगे। एक दिन मेरे से पूछा कि सर योगा कराने जाते हो, मुझे भी कुछ योगा बता देते कि मैं पेट अपना जो है कम कर लेता। अब चूंकि मैं 4 व्हीलर से जाता था तो वो बड़ा प्रभावी होता था कि बहुत बड़े योगा टीचर हैं, हाँ, इस तरीके का, क्योंकि उस हम्म, सोसाइटी में 3 4 और योगा टीचर आते थे। तो मैंने उसको हम्म, सिर्फ ये बोल दिया कि चाचा आप एक काम कीजिए, आप कपाल भाती किया कीजिए खूब, ठीक हो जाएंगे। कपाल भाती में बस क्या क्या बताऊं मैं उसको, भाई मोटापा ही कम कराने के लिए मैं उस सोसाइटी में जाता हूँ जिसके घर पे, और उसको योगा करा रहा हूँ, है कि नहीं, 1 घंटे पूरा, मतलब डेडिकेटेड योगा करा रहा हूँ। अब इस गार्ड बेचारे को मैं क्या बता दूं, तो मैंने बोल दिया कपाल भाती करो। अब वो कपाल भाती समझ गया, ये बात उसके दिमाग में बैठ गई कि कपाल भाती करनी है। अब वो एक दिन में, मतलब मैं बस उसको ये बोल दिया था कि खाना मत खाना, देख लेना 2 घंटा ऊपर 2 घंटा नीचे मैनेज करना। वो दिन भर बैठे बैठे कपाल भाती फूंकता रहता था, और करीब 2 महीने बाद, 2 महीने बाद वो मुझे दिखा और मैं पहचान ही नहीं पाया कि ये वही गार्ड है। गजब का रिजल्ट, मतलब पेट आधे से ज्यादा अंदर। और मेरा हाथ पकड़ के बिल्कुल बोला, अरे सर आप तो भगवान है। मैंने बोला कैसे? बोले सर आपने बताया था वो योगा और मैंने उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया, और देखिए सर मेरा वजन जो है करीब करीब 12 किलो घट गया। मैं बोला चाचा ये बात अपने तक रखना, किसी को बताना नहीं, क्योंकि जिसके योगा कराने जाता था उसको 1 घंटे योगा करा के उसका 6 किलो भी नहीं घटा था। समझ रही हैं आप? तो मैंने कहा ये तो कहने का मतलब ये है ना कि जो व्यक्ति बड़ा फोकस होके बहुत डिटरमिन होके, अब बाबा रामदेव ने अगर बोल दिया कि ये करो तो ये करो तो ये हो जाएगा, तो लोग बस ले लिया उसको, उनको पता है कि वो ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ वियतनाम में अलाइनमेंट इंच इंच का ध्यान रखते हैं आसनों में, अलाइनमेंट गलत ना हो, इसके बाद यही आसन हो, सांस अंदर जाए तभी आसन हो, सांस बाहर निकले तभी आसन रिलीज हो, कितने सेकंड का वेट करना है, कितने सेकंड होल्ड करना है, पिछले कितनी दिनों से ये कक्षा चल रही है, बाकी सारा मैथमेटिक्स काउंट करके चलते हैं। और बाबा रामदेव कैंप लगा लिया, जिसको हार्ट में कुछ हुआ है वो भी, जिसको ब्लड प्रेशर है वो भी, सब फूको कपाल भाती। अब जितने जितने बूढ़े बैठे होते हैं उसमें से कोई ऐसा नहीं है जिसका बीपी ना बढ़ा हो, और सब कपाल भाती फूंक रहे हैं, है कि नहीं, फिर भी उनको कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि सामने जो फेस है ना वो फेथ है, वो फेस ही नहीं है वो फेथ है। तो फेथ कराती है सारी चीज, ठीक है ना। मैंने आपको पहले दिन एक कहानी सुनाई थी, अमेरिका में बैठा हुआ एक व्यक्ति जिसको सांप काटा और वो मर गया, उसके अंदर कोबरा का जहर निकला, दैट इज कॉल्ड फेथ। उसको विश्वास था कि मैं मरूंगा तो मरूंगा, ये गारंटी है। तो वही बात सारी चीजों में। हाँ लेकिन ये है कि ऐसे ऐसे में ये भी नहीं है कि बिल्कुल इतना भी मिल जाएगा रिजल्ट की बिल्कुल उसको लिबरेशन ही मिल जाए, है ना, वो अरिमा गरिमा सिद्धियां ही सेट कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि हम्म, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे एक देवराहा बाबा हुए हैं योगी, बड़े फेमस सिद्ध योगी हुए हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला है देवरिया, उन्हीं के नाम पे है। तो देवराहा बाबा उनका नाम है बेसिकली। आप कल्पना कीजिए कि किसी जिले का नाम उनके नाम पे है, वो कितने पुराने होंगे।
समझ रही हैं? भारत जिस समय आजाद नहीं हुआ था उस समय वो, मतलब वो उस समय थे। और राजेंद्र प्रसाद जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं जब बचपन में मैं जब जाया करता था तो मैं देवराहा बाबा को देखता था, वो ऐसे ही हैं जब मैं उनको अपने बुढ़ापे में देख रहा हूँ। ठीक है। और कौन नहीं गया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक गए हुए हैं, और अभी अभी जस्ट उन्होंने शरीर का त्याग किया है। करीब करीब मानी जाती है कि उनकी उम्र जो है 650 साल के आसपास थी, 600 650 साल वो जिंदा रहे। और उनका योग पे अगर आप ज्ञान देखेंगी तो ही वॉज वेरी पंचुअल अबाउट हिज वर्ड्स, कि क्या शब्द मुझे यूज करना है, कैसे बोलना है। मेरे यूट्यूब चैनल पे उनका एक वीडियो है, रेयर वीडियो, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप देखिएगा। समझ रहे हैं आप? तो दैट इज कॉल्ड हठ योग। हठ योग की सिद्धियां जो है वो आसान नहीं। चलिए आज लिखना शुरू कीजिए अब आगे। हठ योग की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ हठ योग। डेफिनेशन ऑफ हठ योग। देखिए, अकॉर्डिंग टू, अंग्रेजी में लिखें, हिंदी में? हिंदी में लिख लीजिए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार एक किताब है जिसका नाम है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार लिखिए। हकार कथित सूर्य, हकार कथित सूर्य, प्रकार कथित, कथित कहा जाता है, हकार कथित सूर्य, ठकार चंद्र उच्चते, ठकार चंद्र उच्चते, प्रकार चंद्र उच्चते, सूर्य चंद्र, अगली लाइन से, सूर्य चंद्र, सूर्य चंद्र, मसूर योगा, म स के ऊपर ओ की मात्रा, उड़ंत द्वारा, मसूर योगा, हठ योग निगद्यते, कोई बात नहीं, हठ योग निगद्यते, निगद्यते, हाँ निगद्यते। इसका मतलब हुआ कि हकार यानी कि सूर्य स्वर, हकार कहते हैं सूर्य स्वर को, है ना, और ठकार कहते हैं चंद्र स्वर को। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो हठ योग बनता है। ओके। अगला लिखिए, शिव संहिता के अनुसार, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू शिव संहिता। ये सब योग की किताबें हैं। ओके। लिखिए कि प्राण अपान, प्राण, प्राण अपान, नाद और बिंदु, नाद और बिंदु, और बिंदु, जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, यह सब जब एक हो जाता है, यह सब जब एक हो जाता है तो हठ योग की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब आगे लिखिए, हठ प्रदीपिका में यह कहा गया है कि, यह कहा गया है कि वायु के चलने से मन चलायमान होता है, मन चलायमान होता है। और क्या कहते, चले वाते चले चित्तम निश्चलम चले भवेत। और जब हम लोग अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, जब मन कंट्रोल कर लेते हैं, जब वो, जब मन को कंट्रोल कर लेते हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा, वायु को कंट्रोल करने के बाद, वायु को कंट्रोल करने के बाद तब हठ योग सिद्ध होता है, तब हठ योग सिद्ध होता है।
अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जैसे आप आसन करते हैं ना, अब जैसे मान लीजिए आपने हम्म आसन किया, ये क्या कहते हैं, वृक्षासन, ठीक है, हाथ ऊपर हम्म मुद्रा करके। तो वृक्षासन के दौरान आप एक चीज देखिए, एक चीज फेस करेंगी बहुत तगड़ी, कि बहुत उसमें ना वो हिलना बहुत पड़ता है ना, बहुत वो बैलेंस नहीं हो पाता है जल्दी, है ना। अगर आपसे बोल दीजिए बैलेंस कीजिए, हम्म तो बैलेंसिंग बहुत कठिन हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम्म जब तक, हठयोग कहता है कि जब तक ये वायु चलती रहेगी, जब तक आप इनहेल एक्सेल करते रहेंगे, तब तक आपका मन चलता रहेगा, मन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और मन को अगर कंट्रोल करना है, और मन कंट्रोल नहीं हुआ तो पूरी शरीर कंट्रोल में नहीं आएगी, लिहाजा मन को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। ये बात आपके हम्म आसनों में बहुत लागू होगी। जब आप योगा सिखाएंगी, तो किसी से अगर कोई आसन हम्म नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा, बोलना होगा कि आप वेट कीजिए, है ना, सांस को ना ही सांस लीजिए ना ही छोड़िए। हम्म सांस लेना कुंभक, छोड़ना रेचक, ठीक है। कुंभक रेचक, पूरक कुंभक और रेचक, होल्ड करना और लेना और छोड़ना। पूरक का मतलब लेना, रेचक का मतलब छोड़ना, कुंभक का मतलब होल्ड करना। किसी भी कंडीशन में अगर आपने सांस को रोक दिया, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड, हठ योग के सिद्धांत के तहत वो आ जाएगा, चले वाते चले चित्तम, यानी वायु के चलने से मन चलायमान होता है। समझिए आप? हम्म तो आपको हम्म करना क्या होगा कि अगर आप हठ योग सीखना है, तो हठ योग के लिए सबसे पहले जो चीज है, वो है आपको वायु कंट्रोल करना आना चाहिए। हाउ टू कंट्रोल योर ब्रीथ, ओके। ठीक है। बट अब जब हम आसनास करते हैं तो उसमें तो इनहेल एक्सहेल करते हैं, और अगर कुछ पोज करते हैं तो उसमें तो नॉर्मल ब्रीथ चलता है, तो फिर हाँ, हम पोज नहीं में नहीं नहीं कैसे? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, जब पोज करते हुए जाते हैं, पोस्चर में जब हम जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें हाँ, अपने वीर आसन करना है, तो हम बोलते हैं गहरी सांस लीजिए और हाथ ऊपर ले जाइए। तो जब ऊपर। तक सांस ले रहे हैं, तो ट्रैवल करते हुए लेके जाते हैं, इनहेल करते हुए आप। और हम्म जब मान लीजिए होल्ड कर ही नहीं पा रहे, बैलेंस नहीं ऊपर। बना, अगर बैलेंस बनाना है, हम्म बैलेंस बनाना है तो आपको होल्ड तो करना। रोकना पड़ेगा। और यदि बैलेंस ठीक है। नहीं बना है, तो इनहेल एक्सेल नॉर्मल चलते रहने दीजिए, फिर कोई दिक्कत। हम्म हाँ। ओके ओके ओके। ठीक है। अब बात आती है कि हठ योग जो है वो, और बाकी इसके अन्य सिद्धांत क्या है। देखिए, घेरंड संहिता एक किताब है हठ योग की। देखिए, घेरंड संहिता में गीता में हठ योग को योग को घटस्थ योग कहा जाता है। घटस्थ, घटस्थ। हाँ, घटस्थ योग। घटस्थ। ओके। घटस्थ योग, घटस्थ योग का मतलब होता है हम्म शरीर शुद्धि के माध्यम, शरीर शुद्धि के माध्यम। शुद्धि। ओके। अब इसमें क्या क्या है, लिखिए। शोधन, शोधन, शोधन। नंबर 1, नंबर 2 दृढ़ता, दृढ़ता। नंबर 3 स्थिरता, हम्म नंबर 4 धैर्य, हम्म नंबर 5 लाघवम, लाघव, बाघो। और उसके बाद फिर निवृत्तम, निवृत्त, बताऊं। एक और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। ये 7 साधन है, ठीक है। शुद्धन का हम्म मतलब होता है शुद्ध करना शरीर को और मन। हम्म अब हमारा, अभी देखिए, लीवर हमारा शुद्ध नहीं है, किडनी शुद्ध नहीं है, पेट शुद्ध नहीं है, दिमाग शुद्ध नहीं है ना। तो सबसे हठयोग के लिए, अगर आपको हठयोग में जाना है, तो सबसे पहले शुद्धि क्रियाओं को बल देना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू घेरंड संहिता। आपको चाहिए कि आप हम्म हठयोग के, गृहस्थ योग के जितने भी माध्यम है, उन सब में सबसे पहले शरीर को शुद्ध करें, मन को शुद्ध करें। अब हम्म। मन कैसे शुद्ध होगा? वो मन को, कैसे करें? हाँ, मैं बता रहा हूँ ओके। कि मन को शुद्ध करने के लिए हमारे पास में अच्छे इनपुट्स होने चाहिए। इनपुट का मतलब होता है, जैसे एक घड़े में, मान लीजिए एक गिलास में, एक बॉटल है मेरे पास, इसमें अगर मैंने पानी भर लिया, ठीक है, पानी इसमें गंदा पानी भर गया। अब यदि मुझे इस बॉटल को ठीक करना है, साफ करना है, तो या तो मैं इसमें से सारा पानी उल्टा करके निकाल दूं, एक चीज,
और या तो मैं इसमें इतने प्रेशर से नए पानी को भरूं कि वो गंदे पानी को धीरे 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 करके साफ कर दे। तो मन हमारा वैसा है, मन को ऐसा तो बोतल तो है नहीं कि उसको गिराया तो मन से बाहर निकल जाएगा, निकलो सारा विचार, तो ऐसा तो निकलेगा नहीं। तो हमें क्या करना होगा, अच्छे विचारों की श्रृंखला भरनी होगी। जब आप अच्छे विचारों की श्रृंखला लगातार मन में डाल देंगी तो खुद ही समस्त विचार जो है, समस्त दुर्भाव जो है वो बाहर हो जाएगा। ठीक है। अब जब दुर्भाव, तो मन हो जाएगा शुद्ध। अब शरीर की शुद्धि का क्या ऑप्शन है, तो शरीर को शुद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले बल देना होगा आपके आहार प्रणाली पे। आपका जो भोज्य पदार्थ है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद साथ में किस भाव से वो खाना बना हुआ है ये भी। जैसे खाना बनाने के दौरान यदि माने लड़ाई झगड़ा, आंखों से आंसू, रोना गाना ये सब चल रहा है, तो फिर आप सफल नहीं है। वो खाना आपके अंदर विकार पैदा करेगा। लिहाजा वो खाना अच्छे तरीके से बनना चाहिए। फिर आप धीरे धीरे तमाम तरीके की मेडिकल केमिकल चीजों से दूर हो जाए, तो ये सारी चीजें अगर मिला दी जाएगी तो वो आपके अंदर शुद्धता क्रिएट करेगी। दृढ़ता क्या चीज है, दृढ़ता का मतलब होता है आप किसी भी विषय वस्तु में दृढ़ता से बने रहे, यानी पावरफुल। हाँ, विचार दृढ़ हो सबसे पहले। अगर आप, आजकल की परेशानी का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है, लोग किसी चीज को शुरू तो करते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते। जैसे जिम में है, आप तो जिम का उदाहरण देख लीजिए। जोश जोश में एक तारीख को, हर एक तारीख को दो चार नए लड़के आ जाते होंगे कि अब इस महीने पूरा जिम करना। एक दिन, दो दिन, तीन दिन जिम किया, चौथे दिन शरीर में दर्द होती है तो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। एक दो ही टिकते होंगे। ऐसे ही योग में होता है कि लोग शुरू तो करते हैं कि अब तो मुझे सीधे मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन आधे रास्ते के बाद भाग जाते हैं, अरे ये बड़ा कठिन मार्ग है ना। और यदि नहीं होता है तो फिर ईश्वरीय शक्तियां परीक्षा लेती हैं और उस परीक्षा के दौरान भी बहुत सारे भाग जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपकी क्या कहते हैं, दृढ़ता का बहुत बढ़िया उदाहरण। कैसे आप खुद को कंट्रोल कर रही हैं, दृढ़ कितनी बनी हुई हैं, और अपने विचार में, मन में, और शारीरिक दृढ़ता। अब जैसे मानिए मैं आपको धनुरासन कराता हूँ, और धनुरासन में आपको एक बार दर्द होना शुरू हो गया, शरीर दृढ़ नहीं है आपकी, बहुत पावरफुल नहीं है ना, विचार दृढ़ नहीं है, तो फिर आप वो कर नहीं पाएंगे। थोड़ा दर्द हुआ तो आप छोड़ के चले जाएंगे। धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से अपने आप को स्वस्थ करना, ठीक करना, दैट इज कॉल्ड दृढ़ता। ठीक है। फिर अपने विचारों के माध्यम से दृढ़ बने। स्थिरता का मतलब होता है कि तमाम उहापोह में भी शांत और शिथिल बने रहना। मन जो है वो समुद्र की लहरों के जैसा है। क्या करता है, आपको लगातार हिलोरे मार रहा है ना आपका मन, तो वो अलग अलग विचार लेके आएगा। करूं ना करूं, करूं ना करूं, छोड़ दूं, कर लूं, क्या करूं, ये वो। उस समय में आपको स्थिर बने रहना होगा। एक बार जो निर्णय ले लिया, निर्णय लेने, गुरु मंत्र दे रहा हूं आपको, याद रखिएगा, निर्णय लेने से पूर्व 1000 बार सोच लीजिए। जब निर्णय ले लीजिए तो फिर एक बारी भी मत सोचिए, क्योंकि अब आपने निर्णय ले लिया। अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। जब चिड़िया जब सारे ये वाली सारे लोग मुझे बोलते हैं, पहले जब मैं चाइना नहीं आई थी तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है रह लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है ये वो। अब सारे मुझे यही कहावत बोल बोल के मेरे फ्रेंड्स मुझे परेशान करते हैं। नहीं नहीं, ये यही सच्चाई है कि कोई भी कार्य करने से पूर्वत 1000 बार सोचिए, और करने के बाद एक बार भी मत सोचिए। क्योंकि यदि आप उसके बाद सोचती हैं तो फिर आप अपना समय जाया कर रही हैं अपने विचारों पे। और सबसे बड़ी चीज कि खुद से खुद को गलत सिद्ध कर रही हैं। एक बड़ी चीज, दुनिया अगर आपको गलत सिद्ध कर दे तो आप युद्ध कर जाएंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत कहने या गलत सिद्ध करने का। लेकिन जब आदमी खुद से खुद को गलत सिद्ध कर रहा होता है तो उस समय एक बारी भी नहीं सोचता है। आत्मा और मन, इन दोनों की लड़ाई में मन बार बार क्यों जीत जाता है, जबकि वो आपका बुरा चाहता है, आपकी आत्मा का बुरा चाहता है। मन और आत्मा की हमेशा लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में हमेशा मन जीत रहा है। तो मन को जीतने नहीं देना है। आप ये बात जानिए कि आप नहीं सुन रही हैं, इन बातों को आपकी आत्मा सुन रही है, और वो एक्शन नहीं लेगी। वो तो चुपचाप एक विक्टिम के तौर पे बैठी हुई है आपके शरीर में। आपका एक वकील मन है, और दूसरा वकील आपका जो चित्त है, जिसमें सकारात्मक भाव है।
मन और चित्त को भी मैं मानता हूं कि दो अलग अलग हिस्से हैं, बुद्धि और मन को भी मैं मानता हूं कि दो अलग अलग हिस्से हैं। तो कभी मन एक वकील बन जाता है और बुद्धि एक वकील बन जाती है। लिहाजा आपको देखना है कि कौन जीतेगा। ये मान के चलिए कि मन 90% गलत केस ही लेता है और 90% जीत जाता है। आत्मा बेचारी, तो उसको जेल कराना है तो जेल करा दीजिए, और जो करना है वो कर दीजिए। और जज कौन बैठा हुआ है? वो मन का ही, मन ने घूस दे रखा है उस जज को। जैसे आज ठंडी का मौसम है, लेकिन बावजूद इसके आपको आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। मंदिर। हाँ, आत्मा नहीं कर रही है। और कभी गर्मी में आप बहुत गर्मी से आए घर में, और अगर आपको ठीक ठाक पानी मिल गया, ठंडा पानी मिल गया, तो आपने एक पूरा जग पानी पी लिया, और फिर आपके मुंह से निकला, आत्मा तृप्त हो गई, हाँ। आत्मा तृप्त हो गई। कि ये उस समय मन तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि मन को मजा नहीं आया। मन को तो ये था कि अभी इस समय मेरे को फ्रिज का ठंडा वाला पानी मिल जाता तो आनंदित हो गया, बड़ा मजा आ गया पानी पी के, ठंडा ठंडा पानी पी के। लेकिन कई बार अगर पेट भरता है और शरीर तृप्त होती है तो आत्मा तृप्त होती है। ठीक है। तो मन और इसकी लड़ाई में, तो इसको स्थिरता बोलते हैं। धैर्य का मतलब होता है कि कभी कभी स्थितियां विपरीत हो, पेशेंस। हाँ, पेशेंस बनाए रखना चाहिए। कभी भी हर रात का एक दिन होता है और हर दिन की एक रात होती है। ठीक है ना। और इन दोनों का एक ट्रांजिट समय है जिसको शाम और सुबह बोला जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे दिन पूरी रात का आपने इंतजार कर लिया और जब भोर आने की बात हुई तो आप थक हार के और फिर आप हार गई। बस आधे घंटे बाद सूरज निकलने ही वाला था, तब तक आप हार के बैठ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि नाहक आप परेशान हो रही हैं बिना मतलब का, और अब तो चीज खत्म होने वाली थी, बस चेंज ही होने वाला था। तो ये विषय वस्तु है। और मनुष्य ट्रैवल कर रहा है, आपको पता है ना, समय जा रहा है और समय के साथ मनुष्य ट्रैवल कर रहा है। और यदि ये ट्रैवल कर रहा है तो आप ये मानिए कि आप ऐसे विमान में बैठी हुई हैं जो सूरज के साथ साथ पृथ्वी के साथ साथ घूम रहा है। यानी कि कंटिन्यू सिर्फ दिन दिन का आनंद ले रही हैं आप। दिन आपका अभी चाइना में दिन है, तो फिर अभी क्या कहते हैं, अमेरिका में रात है। तो अभी आप जैसे ही यहाँ शाम होने की हो तो आप ऐसे विमान में बैठ जाइए कि जो आपको अमेरिका उतार दे, वहां पे फिर दिन का आनंद लीजिए। और अगर आप ऐसे दिन का आनंद लेने लगी तो कुछ ही दिनों बाद आप बोर हो जाएंगी, क्योंकि रात को अगर सोने को नहीं मिलेगा, तो रात बनी ही इसीलिए कि आप, यानी परेशानियां जो है वो बनी ही इसीलिए हैं, ताकि आपके धैर्य की परीक्षा ली जा सके। और जब आप अपने धैर्य की परीक्षा ले लेंगी, दे देंगी, फिर आपसे ताकतवर कोई व्यक्ति नहीं हो सकेगा। हठ योग में धैर्यता बहुत जरूरी है। और जब भी योग किसी को कराते हैं तो आपको चाहिए कि आप उस व्यक्ति के धैर्य को बहुत प्रबल कर दें, प्रगाढ़ कर दें। जैसे यहाँ वियतनाम में मैं हमेशा धैर्य की परीक्षाएं लोगों से लेते रहता हूँ कि उनका धैर्य का स्तर क्या है। जैसे मेरे छात्र हैं, वियतनामी महिलाओं को फोटोग्राफी का बड़ा शौक है, वो आसन करती हैं तो फोटो जरूर खींचती हैं, और प्रतिदिन उनका, तो मैं उनको ऐसे नहीं खींचने देता। मैं उनको बिल्कुल, बहुत मतलब उनको बिल्कुल अंदर से अब बिल्कुल रहा नहीं जाता कि अब फोटो खींच ही लेनी है, इतना बढ़िया आसन हो गया मेरे से, तब मैं बोलता हूँ कि अब खींचो। तो क्योंकि मैं अपने क्लास में फोन नहीं अलाउ करता, सबका फोन बाहर रख दिया जाता है, फिर ही लोग क्लास में आते हैं। और बिल्कुल वो प्रताड़ित हो जाते हैं कि नहीं नहीं, तो फिर इससे क्या होता है, उनका धैर्य धीरे धीरे बढ़ता है। अब इतना पेशेंस हो चुका है कि अगर सर बोलेंगे कि खींचना है तो खींचना, नहीं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनको मैंने टीटीसी कराई है, तो वो तो बेचारे अपनी, मैंने उनको कहा है कि टीचर जो होता है वो अपनी फोटोज खींच के और प्रदर्शन नहीं करता है, योग प्रदर्शन के लिए नहीं है। तो वो बेचारे बहुत अच्छा आसन करते हैं, लेकिन अब अपनी फोटो जब तक काम ना हो तब तक यूज नहीं करते। तो मतलब बहुत सिंपल हो चुके हैं, सिंपल लिविंग स्टैंडर्ड थिंकिंग वाली बात हो चुकी है। दैट इज कॉल्ड धैर्य। लाघवम का मतलब होता है हल्का हो जाना, ग्रहणशील बन जाना। एक मान लीजिए आपके पास दो चीजें हैं, एक है ये ढक्कन, ठीक है, और एक है ये बॉटल। अब आप इस बॉटल में पानी भरेंगे, अगर आपकी कैपेसिटी इस बॉटल के बराबर है तो हो सकता है आप 250 मिलीलीटर पानी भर जाए। और आपकी कैपेसिटी यदि ढक्कन की जैसी है तो आप इसमें कितना पानी भर पाएंगी? एक ढक्कन ही तो कैपेसिटी बहुत मायने रखती है, यानी आपका विचार कितना बड़ा है, कितना सीखने को तैयार है, ठीक है ना, तब आप भर पाएंगे। अगर इसी बॉटल में ये खाली है तब हम इसमें पानी भर सकते हैं। यदि इसमें पानी भरा होता तो मैं इसमें अमृत भी डाल देता तो भी नहीं भरा जाता वो, है ना। और यदि भरा भरा भी जाता वो अमृत, तो वेस्ट बहुत सारा चला जाएगा। ठीक है। तो लाघवों का मतलब है कि जितना हो सके हल्का होइए, गलत बेकार विचारों से दिमाग को खाली कीजिए। जैसे आपका लैपटॉप है, 256 GB मेमोरी है, तो यदि उसमें से बेकार चीजें हैं तो डेली खाली करते रहते हैं ना। फोन है, उसमें डेटाबेस बहुत सारा हो गया, तो कभी एप्लीकेशन डिलीट कर रहे हैं, कभी फोटो डिलीट कर रहे हैं, ताकि वो मेमोरी बची रहे।
तो फोन बेचारा हम्म 15,000 की चीज है, तो उसमें इतना सारा सिस्टम उसमें आप भर रही हैं, उसका इतना ध्यान रख रही हैं, उसका मेमोरी हमेशा डिलीट कर रही हैं, खाली कर रही हैं, और आप जो है 1500 अरब खरब की हैं, तो फिर भी अपना अपने अंदर का जो कैचे है, कुकीज है, उसको क्लियर नहीं कर रही हैं, बेकार डेटाबेस डिलीट हम्म नहीं कर रही हैं, कितना मेमोरी भरिएगा आप गलत चीजों से। तो हठ योग को कहते हैं कि हठ योगियों के लिए बहुत जरूरी है कि वो हल्के बने रहें, विचारों से उन्मुक्त रहें। और प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने देखना, सामने देखना मतलब व्हाट कमिंग नेक्स्ट, फर्दर व्हाट। निवृतम नवरतम, हाँ उससे लाभों से के वो बाद नवरतम। नवरतम नहीं, नवरतम नहीं, निवृतम, निवृत्त। निवृत्त का मतलब निवृतम होता है मन जो है वो अनासक्त हो जाए किसी चीज को, अगर मिल गया तो वाह वाह, नहीं मिला तो भी वाह वाह। जैसे खिचड़ी खाना, निवा निर्लिप्त निवृतम। हो जाना। निर्लिप्त का मतलब किसी चीज के पीछे नहीं भागना। जैसे आपको एसी वाला कमरा मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो भी बहुत बढ़िया, गर्मी वाला मिल गया तो भी बहुत बढ़िया, मतलब भागना नहीं कि नहीं जो मुझे। मिल गया। हाँ, जो मिल गया वो उसी में संतुष्टि है। संतोष बहुत बड़ा विषय वस्तु है। निर्लिप्त यानी किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है आप, बहुत डीप इन्वॉल्व नहीं। और प्रत्यक्ष का मतलब होता है सम्मुख देखना, यानी कि फर्दर व्हाट कमिंग नेक्स्ट, है ना। अभी आपने योग सीख लिया, इसके बाद फर्दर व्हाट व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्टेन, इसके बाद आपको मिलना क्या है ना। हम्म ऑल अबाउट हठ योग के मूलभूत सिद्धांत। अब बात आती है व्हाट इज द उद्देश्य, है ना, इसका क्या लक्ष्य है, क्यों करते हैं, हठ योग हम्म का उद्देश्य क्या है। तो हठ योग के संदर्भ में एक बात कही गई है, केवलम राजयोगाय हठ योग उपदिश्यते। केवलम राजयोगाय रिपीट। मतलब सिर्फ राजयोग के लिए हठ योग का उपदेश किया गया है। अब राजयोग का क्या उद्देश्य है, राजयोग का उद्देश्य समाधि है। हम्म अब ये बात है कि यहाँ केवलम राजयोगाय क्यों लिखा, क्यों नहीं ये लिख दिया केवलम मंत्र योगाय हठ योग उपदिश्यते, है ना, क्योंकि मंत्र योग का भी तो उद्देश्य समाधि है। ये क्यों नहीं लिख दिया कि केवलम ज्ञान योगाय हठ योग उपदिश्यते, केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए। राजयोग इसलिए क्योंकि जब आप शरीर को काउंटर कर लेंगे ना, तो मन ही आपका अगला पार्ट बचता है। हठ योग सिर्फ दो ही चीजों पे चल रहा है, एक है मन और एक है शरीर, इन्हीं दो सिद्धांतों पे कार्य कर रहा है। मन को अगर आपने, शरीर को तो हम्म काउंटर कर लेंगे आप, तो फिर मन होगा, और मन को यदि आपने काउंटर कर लिया देन यू विल बी टुवर्ड्स समाधि, फिर आप समाधि की तरफ पहुंचने की व्यवस्था तक पहुंच जाती है। मतलब हम्म तो ये सब क्या है, ये सब हठ योग के लिए है, मतलब राजयोग के लिए, और राजयोग के माध्यम से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चलते चले जाते हैं। ठीक है। हम्म अब आता है कि हठ योग के विकास का क्या इतिहास है, कैसे आता है हठ योग। तो हठ योग में बेसिकली फादर ऑफ हठ योगा, वैसे तो महादेव शिव को कहा जाता है, फादर ऑफ हठ योगा हम्म शिव है, महादेव शिव है। लेकिन इसके पीछे कहानी आती है नाथ परंपरा की। नाथ परंपरा ये है कि एक बार माता पार्वती ने इसको, इस विद्या को बड़ा गोपनीय विद्या कहा जाता है। हठ योग जो विद्या है इसको हम्म गोपनीय विद्या यानी कि छुपी हुई विद्या माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इस विद्या का बहुत ज्यादा मतलब विस्तार नहीं किया जाता, ठीक है, मतलब इसको बहुत बताते नहीं। तो माता पार्वती जो है वो शंकर भगवान से जिद कर बैठी कि मुझे जानना है, मुझे बताइए कि ये क्या है, कैसी विद्या है। तो इन्होंने बताया कि चलो ठीक है, मैं बताऊंगा आपको समय आने पे। तो महादेव जो है वो लेके गए, एक नदी के किनारे बैठ के माता पार्वती को एकांत में बता रहे थे। तो जब वो ये बात माता पार्वती को हठ योग से संबंधित बता रहे थे, तो वहां मछलियों का एक झुंड गुजरा, एक मछली वो वहीं रुक गई। जब वो मछली रुकी तो उसने हठ योग संबंधित सारे ज्ञान को सुन लिया। जब सुन लिया तो महादेव ने उनको वरदान दिया कि आप ही इस हठ योग को समस्त संसार में फिर प्रचलित करेंगे। उन्हीं का नाम हुआ मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है। तो अल्टीमेट फादर ऑफ हठ योगा इज मत्स्येंद्र नाथ, राइट। उन्हीं नाथ परंपरा से चलते हुए, उन्हीं के शिष्यों में चलते हुए आज एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, फायर ब्रांड नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुना आपने, है ना। आदित्यनाथ, तो वो नाथ ही परंपरा है। इन्हीं के गुरु थे गोरक्षनाथ, और गोरक्षनाथ के गुरु जो थे वो थे कौन, मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है। हाँ, वही वाली शैली है, मतलब वही शिष्य परंपरा है, योगियों की ही शिष्य परंपरा है, जिसमें आते हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है। अब बात आती है कि हठ योग का क्या
मतलब इसमें कैसे कैसे क्या क्या और इसमें उपयोग है, क्या क्या विषय वस्तु है, कैसे इसको इसका विस्तार होता है। तो इन बहुत सारे विस्तार में यानी ऐतिहासिक रूप से आपको बहुत नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये है कि कुछ आसन जो है हठ योग के, वो हर व्यक्ति को जानना चाहिए। हठ योग के कौन कौन से महत्वपूर्ण आसन हैं और किन आसनों के आधार पे आप आगे बढ़ सकते हैं। हठ योग जो है वो बेसिकली 84 आसनों को मानता है। 84। 84। चलो। हम्म। उसमें से भी कुछ आसन है, 15 आसन एक किताब में, 32 आसन एक किताब में, ऐसे प्रमुख माना जाता है। 30, 32, 15 आसन, यानी कुल मिला के अगर 30 आसन आपको पता चल जाता है तो आप हठ योग के मूलभूत आसनों से संपर्क बना लेंगे, यानी मूलभूत चीजों से मूलभूत चीजों को आप समझ पाएंगे कि हठ योग में कौन कौन सा आसन। तो हठ योग के आसन और प्राणायाम से संबंधित बातें मैं आपको बताता हूँ कि किस किस आसनों का प्रयोग किया जाता है। मत्स्येंद्र, अच्छा इनमें से बस आप भी नाम लिख लीजिएगा। बाकी इन आसनों का अभ्यास जब मैं आपको कराऊंगा तो अब उन अभ्यास के दौरान मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा कि कैसे इन आसनों का अभ्यास किया जाता है, यानी कौन कौन सा आसन कैसे लगाया जाता है। ठीक है। ठीक है। पहले लिखिए कि मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र आसन। मत मत्स्येंद्र आसन। ओके। मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्र आसन। ठीक है। दूसरा आसन लिखिए गोमुख आसन। तीसरा आसन है स्वास्तिक आसन। चौथा है वीर आसन। पांचवा है कूर्म आसन। छठा है कुक्कुट आसन। कुक्कुट आसन। सातवां है उत्तान कूर्मासन। आठवां धनुरासन। नौवां पश्चिमोत्तान आसन। दसवां मयूर आसन। 11वां शव आसन। 12वां सिद्धासन। 13वां पद्मासन। 14वां पद्मासन हो गया। इसके बाद लिखिए सिंहासन। सिंह आसन। और 15वां है भद्रासन। ठीक है। अब घेरंड ये हो गया हठ योग प्रदीपिका के अनुसार 32 आसन, सॉरी 15 आसन। ठीक है। अब घेरंड संहिता जो है वो 32 आसनों का नाम लेती है। 32 आसनों का नाम लेती है कि इसके अनुसार यानी घेरंड संहिता के अनुसार 32 आसन हैं टोटल, 32 आसन। यानी ये जितने आसन है, ये आसन तो है ही है, इसमें दो चार और आसन जुड़ जाते हैं जिसके आधार पे 32 आसन बन जाते हैं। अब इसके अलावा लिखिए मुद्रा आसन के बाद प्राणायाम। ठीक है। ये अभी तो ये 32 आसन लिखने हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ हठ योग प्रदीपिका पढ़ रहे हैं ना। 32 आसन जब घेरंड संहिता पढ़ेंगे तो मैं आपको लिखवाऊंगा 32 आसनों का क्या इम्पैक्ट है, कैसे कैसे है। लेकिन अभी इसमें प्राणायाम, प्राणायाम। प्राणायाम के अनुसार लिखते हैं कि इसमें इसमें क्या क्या किस किस तरीके का प्राणायाम हमें सीखना चाहिए हठ योगियों के लिए। इसमें आता है सबसे पहले जो आता है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम। फिर इसी में अगर आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम भी कुछ लोग इसी को सेम ही बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये अलग अलग है। बट है सेम ही। हाँ सेम ही, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है बस, लेकिन सेम ही मानिए आप, मतलब इनिशियल स्टेज में तो सेम ही है। ठीक है।
तीसरा लिखिए सूर्य भेदी प्राणायाम। भेदी। ओके। फिर उज्जाई, जो पहले के दो लिखे ना, यानी कि नाड़ी वेदन जिसको बोलते हैं, नाड़ी शुद्धि या अनुलोम विलोम, उसको ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि इस पे बहुत विवाद है, इन दोनों पे, सामान्य ओके, नहीं। हाँ मैंने प्रैक्टिस किया। तो ठीक है। पहला सूर्य भेदी हो गया, दूसरा उज्जाई हो गया, हम्म। तीसरा शीतकारी, चौथा शीतली प्राणायाम, पांचवा भस्त्रिका प्राणायाम, हम्म। छठा भ्रामरी प्राणायाम, हम्म। सातवां मूर्छा प्राणायाम, आठवां प्लाविनी प्राणायाम। प्लावनी। ओके। प्लाविनी, ये प्राणायाम प्रमुख है। ओके। ठीक, जो हठ योग प्रदीपिका के अनुसार है। इन सबको भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इनका अभ्यास किया जाता है और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इस प्राणायाम को बहुत ध्यानपूर्वक किया जाता है। ठीक है, ओके। अब लिखिए हठ योग के अनुसार, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार मुद्रा, मुद्राएं देखिए हठ योग प्रदीपिका में महामुद्रा, महामुद्रा, महामुद्रा। महाबंध मुद्रा, मुद्रा। महावेद मुद्रा मुद्रा। और खेचरी मुद्रा का वर्णन है। खिचड़ी। खेचरी, हाँ। हम्म। इसके अलावा उड्डयन, उड्डयन, इसके अलावा तीन प्रकार के, उद्यान। हाँ, तीन प्रकार के बंध हैं बेसिकली, मुद्रा और बंध जो होते हैं ना, तो बंध है, तीन प्रकार का बंध है। उड्डयन, हम्म। मूल बंध बंद। और जालंधर बंध। ठीक है, तो ये बंद हो गया। अब लिखिए इसी में, इसी इसी पुस्तक में कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्राओं का भी वर्णन है। महत्वपूर्ण मुद्राओं का भी वर्णन है जिसमें विपरीत करणी, विपरीत करणी, विपरीत करणी, फिर वाज्रोली, विपरीत करनी। वाज्रोली वज्ररूली। और शक्ति चालिनी मुद्रा है। और शक्ति। चालिनी मुद्रा है, हाँ, ठीक है। तो अब हठ योग के चार महत्वपूर्ण आयाम है ना, चार, मैं ये जो आपने लिखा आप लिखना नहीं है, ये हो गया। चार महत्वपूर्ण आयाम माने मेजर मेजर आसन, जो 15 आसन है हठ योग प्रदीपिका में, और महत्वपूर्ण जो 8-9 प्राणायाम है, और जो महत्वपूर्ण 9-10 मुद्राएं हैं, इन सब का वर्णन आपने लिख लिया, बंध और मुद्राएं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इनका अभ्यास कैसे करते हैं, इन आसनों का अभ्यास कैसे करते हैं। ठीक है, और यही सारा का सारा आसन जो है वो अष्टांगा में जाके सेट बैठ जाएगा। समझ रही हैं आप, यहाँ से जो आसन हम लोग उठाएंगे, जो प्राणायाम उठाएंगे ना, उसको अष्टांगा में ले जाके सेट करेंगे। ठीक है, तो फिर हठे और अष्टांगा एक साथ में वैरी कर जाएगा।
कभी भी कक्षा शुरू करते हम्म, हैं तो ऐसे शास्त्रीय कक्षा लेते हैं। शास्त्रीय कक्षा का मतलब होता है एजुकेटेड क्लास। एजुकेटेड क्लास का मतलब यू आर अवेयर अबाउट दैट आसना, कि आप ये आसन करा रही हैं तो बेसिकली इसका वर्णन आया क्यों कहाँ करवा रहे? और कहाँ से, यहाँ हम्म, किस आधार पे करा रही हैं। हवा में तो तीर नहीं मार रही है ना। जैसे मेडिकल का साइंटिस्ट है, मेडिकल डॉक्टर जो होते हैं, उनको पता है कि आपको ये रोग हुआ है तो इस किताब के अनुसार उस किताब ने कहा था ये आसन करवाओ तो इसका फला लाभ है। वैसे ही हाँ, आपको ये आसन लिखवा दिया मैंने, अगर आपको समय मिले तो याद भी कीजिएगा। इन 15 आसनों को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। ओके। कल मैं आपको घेरंड संहिता के बारे में, यानी हठ योग की एक और किताब, हठ योग की वैसे बहुत सारी किताबें प्रचलित है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, शिव संहिता, घेरंड संहिता, हठ रत्नावली, हठ योग प्रदीपिका, लेकिन इनमें दो महत्वपूर्ण किताब, हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता, इन दोनों का वर्णन मैं आपके सामने कर दूंगा, जिस जो आपके कोर सिलेबस में आता भी है। ठीक है। ठीक है। और एक किताब भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, अभी देखता हूँ, अभी होगी मेरे पास तो मैं उसको भी शेयर कर देता हूँ, जो आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर देगी। ठीक है। अभी देखता ओके। हूँ मेरे पास कोई चाहिए। हम्म, देता हूँ मैं आपको, 2 मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है, मैं भेज दूंगा, मेरे को मिल गई है बस। ठीक। चलिए, बस आज की कक्षा ठीक। यहीं तक समाप्त। कल मिलते हैं। तो कल मैं ओके। आपको घेरंड संहिता से संबंधित बातें क्लियर कर दूंगा, और जैसे ही घेरंड संहिता एक बार क्लियर हो गई तो फिर आप अष्टांगा की तरफ कूच कर जाएंगी। अष्टांगा के बाद आपका बचेगा प्रैक्टिकल और एनाटॉमी का हिस्सा, जो मुझे ज्यादा ज्यादा 10-12 दिन और लगेगा। 10-12 दिन के अंदर मैं आपका टीडीसी कंप्लीट। कंप्लीट। हाँ, यानी कि ओके। पूरे डीप नॉलेज के साथ, ऐसे हवा में का कोई भी नॉलेज नहीं, क्रम से चलते हुए हम लोगों ने बहुत शांत भाव से भी अगर हम लोग कर रहे हैं तो भी इसको कंप्लीट करने में बहुत समय नहीं लगा, है ना। जी। चलिए, ओके सर। ठीक है, फिर मिलते थैंक हैं यू सो कल। मच। थैंक यू। ठीक है।